हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स डू इट में। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं और पौधों में पोषण भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पता नहीं लोग इससे इतना डरते क्यों हैं, जबकि ये बहुत इजी है। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फूड गेन करने के आधार पे हम सभी जीवों को दो प्रकार में बांट सकते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, यानी हरे पौधे। बाकी सब जो इन हरे पौधों पर डिपेंड करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। अब देखते हैं हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने की प्रोसेस क्या है। देखिए, ये होता है हरी पत्तियों में, इसलिए हरी पत्तियों को पौधों के रसोई घर कहा जाता है। अब ये हरी पत्ती दिखाई गई है, इसमें क्या हुआ, इसने पर्णरंध्रों द्वारा जल एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? जड़ों से। पर्णरंध्र छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली और सूर्य की एनर्जी क्लोरोफिल ने ले ली। इन्हीं में ये गुण होता है कि ये सूर्य से ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। और इन तीनों ने पूरा प्रोसेस करके जो बनाया वो क्या है? स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस चली जाती है, जिसे हम भी ले लेते हैं और कुछ को पौधे भी यूज़ करते हैं श्वसन के लिए। और स्टार्च को ये लोग अपनी गतिविधियों में, जो भी इनकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनमें यूज़ कर लेते हैं, और जो बाकी बची हैं उन्हें अपने जड़, तने, पत्ती आदि में यूज़ कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब इसी को इस पूरी समीकरण के द्वारा समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। ये आप लोग पीछे समझ चुके हैं कि कैसे कैसे कहाँ से लिया। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें यही बताया गया है कि पौधों के तने में, जड़ों में, फूल गोभी के फूल में, फूल गोभी के फूल में, पालक की पत्तियों में, इनमें स्टोर कर लेते हैं। अब इसमें ये बताया गया है यहाँ पर कि सूर्य एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का। पौधे इससे बनाते हैं, इसकी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। और फिर हम लोग, क्योंकि उन्हीं पौधों को खाते हैं या फिर उन्हें खाते हैं जो उन पौधों को खा रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो वो लोग, हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो बाकी सब हैं जो इन पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं वो परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी या उन्हें उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं ना खुद से। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने पीछे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब चाहिए। इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ये समझाने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। 4 ग्लास लिए हैं, चारों में पानी भर दिया है। अब इसमें क्या हुआ, 2 ग्लास में इस तरह से हाइड्रिला का पौधा डाला कि पानी भी उसमें अच्छे से हो और सूर्य का प्रकाश भी अच्छे से जाता रहे। तीसरे में हाइड्रिला का पौधा और पानी तो है, लेकिन ऐसे उसे काले कागज़ से ढक दिया गया कि उसमें सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके। और चौथे में क्या किया, सूर्य का प्रकाश तो पहुंच रहा है लेकिन यहाँ पानी नहीं है। तो इससे हमने क्या देखा, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमने क्या देखा, दोनों में से बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बुलबुले के रूप में। फिर हमने क्या किया कि इसमें दूसरे वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो यानी बुलबुले थोड़ी सी ज़्यादा निकलेंगे, मतलब तेज़ हुआ है फोटोसिंथेसिस का रेट। तो इस बात से समझ आ गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए और जल भी चाहिए। अब हमने तीसरे में क्या किया था कि जल तो दिया था लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचने दिया था। तो इसमें क्या होगा, ये भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, इसमें भी फूड नहीं बनेगा, बुलबुले नहीं होंगे। और ये चौथा वाला, ये मुरझा जाएगा। क्यों? इसमें पानी नहीं है। तो इस चीज़ से प्रूव हुआ कि चारों चीज़ें ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर एक भी अनअवेलेबल होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है इसमें इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले में ऐसे हुआ, दूसरे में ऐसे हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं परपोषी पौधे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे पौधे ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ये केवल वो कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल है, मतलब जिनमें ग्रीन पार्ट है। अब कुछ पौधे ऐसे भी तो होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जैसे फंगी क्या होती है, जैसे मशरूम हुए, ब्रेड मोल्ड हुआ, राइजोपस हुआ, इनमें तो क्लोरोफिल नहीं है। तो ये अपना फूड कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए देखिए, ये कुछ अलग टेक्निक्स हैं जो नेचर ने इन्हें दी हैं, वो समझते हैं। पहला है मृतोपजीवी। अब ये जो फंगी होती है, यानी कवक बोलते हैं हिंदी में, ये क्या करती है, ये दूसरों पौधों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पे निर्भर हो जाते हैं, यानी उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड आदि।
बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है, यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। ठीक है, आप देखते हैं। अच्छा, यहाँ ये बताया गया है कि कुकुरमुत्ता या मशरूम में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, इस कारण कृत्रिम रूप से इन्हें उगाया जाता है, बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है, इन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं, ये सभी जानते हैं। अब देखते हैं परजीवी कुछ क्या होते हैं। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, अमरबेल को देखा होगा, उसमें जड़ें नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, चूषकांग होते हैं। ये जिस पौधे पर उगता है उसी पर पूरी तरह डिपेंड करता है अपने खाने पीने के लिए। तो ये जो उसमें चूषकांग होते हैं, ये चूषाकांग होते हैं, मतलब चूस लेते हैं ये अपने खाना वगैरह। तो ये उस पर डिपेंड किया, उसे भोजन मिल जाता है, जो दूसरे पौधे ने जो बनाया है फोटोसिंथेसिस द्वारा, उसे बिना बनाए ही भोजन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ आंशिक परजीवी भी होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती है, मतलब खाना तो वो बना लेंगे, लेकिन जल के लिए और अपने अन्य खनिज लवणों के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है चंदन, यह पोषक तत्वों की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, कुछ और भी पौधे हैं, जैसे कुछ और भी जीव हैं। लेग्यूमिनस के प्लांट में आपने नीचे छोटे छोटे नोड्यूल्स देखे होंगे, वहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वो उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब उन्हें नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है और बदले में उसे रहने के लिए स्थान और खाना पीना मिल जाता है। ठीक है, तो ये सहजीवी का उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को खाते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कीटों को खाते हैं, ऐसे पौधे अवेलेबल हैं नेचर में। तो ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन खुद बना नहीं सकते, बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। तो इसलिए उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इन कीटों को खाते हैं, इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इनमें ये ऐसी कुछ अलग सी स्ट्रक्चर होती है, घट मतलब घड़ा टाइप होती है, इसीलिए इसका नाम घटपर्णी है। और इसमें पत्ती का ढक्कन होता है, कोई भी कीट इसमें आता है इसके रोमों में धंस जाता है और वो उससे का पाचक रस निकाल के एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पौधा घटपर्णी है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी होते हैं। देखिए, ये घटपर्णी का पौधा कहाँ पाया जाता है, भारत में गारो और खासी की पहाड़ियाँ में। ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। इसके अलावा ड्रोसेरा, विन फ्लाई ट्रैप आदि कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, अब हमने इस पौधे में इस चैप्टर में जो देखा, सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आप चाहें तो एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, आपको इसके अलावा एक सिंगल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई देगा। देखिए, अगर आप पूरा डीप में पढ़ेंगे, वही आपका पूरा आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा। ये मैंने 8 मिनट में कंप्लीट करा दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।